15 अगस्त को हम हर साल आजादी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप फाइनेंशियली फ्री हैं? अचानक एक दिन आपकी इनकम बंद हो जाती है तो क्या आप 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर बिना टेंशन के रह सकते हैं? तो अगर आपका जवाब नहीं है तो देश तो आजाद है, लेकिन आपका पैसा आपको गरीब बना रहा है। इस वीडियो में 10 से ज्यादा ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। तो देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा नहीं है कि आप महीने का 2 लाख कमा रहे हैं, आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिंपल है कि पैसा आपको कंट्रोल ना करता हो, आप अपने मन के राजा हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि काम ना करना पड़े। ऐसे कैसे होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि काम ना करना पड़े, आप अपने हिसाब से काम करेंगे। मन करता है तो करिए, मन नहीं कर रहा है तो मत करिए। जैसे मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है, जब मन करता है तब मैं अपना काम करता हूँ। ये वीडियो बनाना मेरी हॉबी है, लोगों को सिखाना मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मेरे ऊपर कोई भैया बैड लोन नहीं है, मेरे पास इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है, पैसिव इनकम है, बच्चों की फीस पे करनी है, हेडक नहीं है, अपना घर है, कोई ईएमआई नहीं जा रही है, कार खुद की है, राइट। जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूं और जो मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास और भी वे है पैसा कमाने का और मैंने ऑलरेडी अर्निंग कर लिया है जितना मुझे चाहिए। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपके पास 1-2 करोड़ होगा या मंथली 3 से 4 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। नहीं, बहुत सारे लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और कंपनियां भैया आपको 10 लाख सैलरी देगी तो आपसे 1 करोड़ का काम कराती है, 10x। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। दूसरा है, क्या आपकी इनकम के बिना 6 से 12 मंथ सर्वाइव कर सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो मेरे हिसाब से जो भी आपका मंथली खर्चा है उसका 6 टाइम्स आपको लिक्विड फंड में डाल के रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। 6 मंथ या 12 मंथ का इमरजेंसी फंड जरूर बनना चाहिए। तीसरा है, क्या आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है? अगर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एनबीएफसी से कोई लोन ले रखा है तो इनमें मालूम है ना हाई इंटरेस्ट जाता है। तो आपने गलती से या भैया दिखावे के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में, भैया चलो शादी में 10 नहीं 20 लाख खर्चा करेंगे, राइट, और पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो पहले इनको खत्म करिए, क्योंकि इनमें हाई इंटरेस्ट होता है और इनको जितना भरेंगे फिर अगले महीने उतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है। 25, 30, 35% तक इंटरेस्ट लग जाता है। तो बैड लोन को रखिए साइड में। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो बैड लोन लेने से आपको बचना चाहिए। एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई बैड लोन नहीं है और मैं बहुत खुश हूं भैया। 2 रुपया कमाता हूं चलेगा, लेकिन मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अगला है, क्या आपकी ईएमआई इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खा रहा है? जैसे 1 लाख महीना कमा रहे हैं और 70 से 80 हजार मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं। किसका? फ्लैट का, जेल का, राइट। तो मेरे हिसाब से 1 लाख कमा रहे हैं तो 30 हजार से ज्यादा आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 लाख कमा रहे हैं और 40, 50, 60, 70 हजार भी ईएमआई दे रहे हो तो यार जियोगे कब? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फ्लैट खरीदा हूं नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर में, कितना ईएमआई जा रही है? 70 हजार। कमाते कितना हो? 1 लाख। जियोगे कब? और फ्लैट तुम्हारा नहीं है, बैंक का है, 15-20 साल बैंक तुम्हारा सब डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। तो जब भी ईएमआई लें, कैलकुलेटेड लें, कितना अर्निंग है उस हिसाब से आपको ईएमआई बनवाना चाहिए अगर आपको नीड है किसी भी चीज की तो, राइट। अगला है, क्या आप मंथ सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हो? सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग है। मेरा मानना यही है कि इन्वेस्टिंग से ज्यादा जरूरी है सेविंग, क्योंकि सैलरी वाला पर्सन क्या करता है, 1 लाख कमा रहा है, इनकम आती है, ईएमआई चला गया, कुछ खरीद लिए, कुछ शो ऑफ कर दिए, भैया मॉल में जाके उड़ा दिए, फ्राइडे नाइट कर लिया, पैसा खत्म। तो मेरा मानना यही कि जो भी आप अर्निंग करते हैं 15, 20, 30, 50, 1 लाख, उसमें से कुछ चंक सेविंग करना शुरू करिए। 10%, 20% बचाइए और उसको बचा के इन्वेस्टिंग में लगाइए। सिंपल सा है, इन्वेस्टिंग में लगाएंगे तो वो पैसा आपका ग्रो होगा। अगर इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, शो ऑफ करेंगे, जितना कमा रहे हैं भैया, सैलरी चलो हर साल
बढ़ भी रही है, लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में दिक्कत आपको ही होगी। अगला है, क्या आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है? आप जिस भी एसेट में निवेश कर रहे हो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये भी आपको देखना है कि भैया अभी इन्फ्लेशन क्या चल रही है, 5 to 6%। तो जो मैं पैसा जिस एसेट में निवेश किया हूं वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आपने एफडी में पैसा निवेश किया, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6% और हर साल 6% इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है, तो भैया इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। जो भी आप इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर टैक्सेस भी लग जाता है और इन्फ्लेशन 6% बढ़ रही है, तो भैया एफडी में तो नेगेटिव आपका रिटर्न्स हो रहा है। अगला पॉइंट है, क्या आप सिर्फ एफडी सेविंग अकाउंट पर डिपेंडेंट हो? बहुत सारे लोग सिर्फ एफडी में पैसा निवेश करते हैं, तो मेरा मानना है कि एफडी में इमरजेंसी फंड, जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है, उतना अमाउंट आप एफडी में रख सकते हो। और आप अभी यंग हो तो भैया आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ ग्रोथ भी चाहिए। तो एफडी आपको प्रोटेक्शन देती है लेकिन आपको ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए आपको अलग एसेट एक्सप्लोर करना चाहिए अपने रिस्क के हिसाब से। इक्विटी में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, उनमें आपको एसआईपी करना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एसआईपी इंडेक्स फंड के थ्रू निवेश करना सही रहता है, लेकिन पूरा पैसा एफडी में डालना ये समझदारी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो आपको दोनों का कंबो रखना चाहिए, इमरजेंसी के लिए एफडी, ग्रोथ के लिए इक्विटी फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला है, क्या आप एसआईपी को सिर्फ टैक्स सेविंग समझते हो? बहुत सारे लोग एसआईपी इसलिए करते हैं कि चलो यार इस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं, एटीसी में रिबेट मिल जाएगा। तो देखो, इस तरह से टैक्स प्लानिंग नहीं करा जाता है। अगर आप पीपीएफ में टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर रहे हैं, या एनपीएस में टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर रहे हैं, या सुकन्या में टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर रहे हैं, या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर रहे हैं, या किसान विकास पत्र में टैक्स सेविंग के लिए निवेश कर रहे हैं, तो प्रॉपर कैलकुलेशन करिए, राइट। मल्टीपल स्कीम में निवेश करने से आपको ऐसा नहीं है कि भैया ज्यादा टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, नहीं। प्रॉपर पहले अपना अर्निंग देखिए, उस हिसाब से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करके टैक्सेस के लिए निवेश करना चाहिए, राइट। क्योंकि सारे एसेट का गोल ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। किसी को रिटायरमेंट करना है तो वो एनपीएस पीपीएफ को एक्सप्लोर कर सकता है, उनके घर में बिटिया रानी है तो कुछ चंक सुकन्या में निवेश करती हैं, बेटा है तो भैया और भी स्कीम्स हैं, पीपीएफ और इक्विटी का एक्सपोजर लेके निवेश करती हैं। तो अपना गोल देख कर ही आपको निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ ईएलएसएस में इसलिए निवेश कर रहा हूं ताकि टैक्स में रिबेट मिल जाए। अगला है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मैं 5 लाख लमसम करना चाहता हूं सिल्वर में। अभी कुछ दिन पहले क्या हो रहा था कि इक्विटी सेल करो, स्टॉक सेल करो, म्यूचुअल फंड में निवेश मत करो, सिर्फ सिल्वर में निवेश करो। और अभी क्या हुआ, उल्टा, राइट। तो जब भी आप पैसा निवेश कर रहे हो, आप मेहनत से पैसा कमाते हो यार, तो जो भी 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख है, उसको अलग अलग कैटेगरी में निवेश करो। कुछ इक्विटी में, कुछ डेट फंड में, कुछ गोल्ड में। गोल्ड और सिल्वर में बहुत सारे लोग समझते हैं कि वेल्थ क्रिएट हो जाता है, नहीं। गोल्ड और सिल्वर में पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए निवेश करा जाता है। तो टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% का वेटेज ले सकते हो, राइट। अगर पैसे को ग्रो करना है तो आपको इक्विटी जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके समय देना चाहिए। तो डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बिगिनर एक ही कैटेगरी में निवेश करते हैं और जब मार्केट में गिरावट आती है तो फिर रोते हैं। अगला है, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? अगर मेट्रो सिटी में है और कहीं गलती से भी हॉस्पिटल चले गए तो भैया बुरा हाल है, पूरी सेविंग खत्म। किसी से पैसा मांगने जाएंगे वो भी आपका फोन नहीं उठाएगा। तो मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 10 से 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। नहीं लेंगे तो मैं तो भैया, मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत बुरा हाल है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है, क्या फैमिली आपकी इनकम पर डिपेंडेंट है? अगर डिपेंडेंट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। 10 लाख की सीटीसी है तो भैया 1 या 1.5 करोड़ का आपको कवर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जाके एंडोमेंट, यूलिप, एलआईसी में पैसा निवेश करेंगे। तो भैया उनमें आप ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं। यहाँ पर 10 से 15 हजार दे के आप 1 से 2 करोड़ का कवरेज मिल जाता है टर्म इंश्योरेंस में। लेकिन हमें मूर्ख बनाया जा रहा है कि भैया यूलिप खरीदो, एंडोमेंट खरीदो, एलआईसी खरीदो। लेकिन मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट को आपको अलग रखना चाहिए और इंश्योरेंस को अलग रखना चाहिए। तो स्मार्ट लोग यही करते हैं, कम प्रीमियम दे के टर्म इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। जो भी उनके डिपेंडेंट है, कल को अगर उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो एक चंक उनको फैमिली को मिल जाता है। अगला है, क्या आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं बाद में देखेंगे।
बाद में नहीं, जमाना खराब है, आजकल बच्चे वृंदावन और वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। तो भैया अभी से प्लान करिए कि भैया इतना चंक 5,000 10,000 की ये SIP रिटायरमेंट के लिए जाएगी तो जाएगी, 5,000 की SIP बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए जाएगी तो जाएगी, ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए इतनी SIP करूंगा तो करूंगा। ये सब प्लान करके आपको अभी से चलना पड़ेगा। 50-60 साल के बाद कोई हेल्प नहीं करेगा। पैसा है, सारे लोग आएंगे, बाल बच्चे सब दौड़ के आएंगे, पैसा नहीं रहेगा, आप वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, बोलेंगे डैड आई डोंट हैव मच मोर टाइम टू टॉक यू, अभी मैं UK में हूं, समझ रहे हो। तो सच्चाई यही है कि पैसा आपके पास रहेगा तो दुनिया आपको हाय हेलो करेगी, पैसा नहीं है तो फिर दिक्कत होने वाली है। अगला है, क्या आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप में हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 50,000 सैलरी है, अगले साल सैलरी उनकी 60,000 हो गई, तो साथ साथ में वो खर्चा भी बढ़ाने लगते हैं। अभी 50,000 का फोन लिया है, अगले साल भैया 1.5 लाख का फोन ले लिया। अभी 2 BHK में रह रहे हैं, 3 BHK ले लिए भैया। पहले मेट्रो से जाते थे, अब कार खरीद लिए, EMI बनवा लिए, राइट। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन यही होता है ट्रैप। जैसे सैलरी बढ़ेगी, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, आपके अकाउंट में ये ऑफर चल रहा है, आपको तुरंत इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। सर खुश हो गए, ठीक है 1 लाख का पर्सनल लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दे, 1 से 2 लाख कर दे, फिर मैं शॉपिंग करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो मैं रिच हूं। लेकिन रिच नहीं, तुम गरीब हो। अगला है, क्या आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है। अगर आपकी सैलरी है, वेरी गुड, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सोर्स से कुछ भी चंक नहीं बना पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप राइट ट्रैक पर नहीं है। आप जॉब करती हैं, साइड हसल से 1,000 2,000 5,000 10,000 आप बनाइए। आजकल इंटरनेट युग में अगर साइड हसल से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, राइट। तो साइड हसल से भी आपको पैसा बनाना चाहिए, पैसिव इनकम बनाइए, सिंगल इनकम पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो लास्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं मिलती है, समय लगता है। अगर आप मेहनत करती हैं तो बिल्कुल आप अपने गोल को अचीव कर सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।